नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए आतंक पर किस तरह से बड़ा प्रहार किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई लगातार जारी की गई है और आतंकियों के मददगारों पर एक एक करके शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया गया है। आज भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। बताते चले कि यहां पर आप देखिए कठुआ के कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुरक्षा बलों द्वारा कठुआ में आतंकियों के 10 मददगारों को गिरफ्तार करने के बाद आज भी कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें कोटपुन्नू इलाके की बात हो रही है, जहां पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनके साथ पूछताछ की है और हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है, जिसको लेकर काम किया जा रहा है। दूसरी ओर सुबह आपने देखा कि कठुआ में यहां आईबी के नजदीक मुकंदपुर में खेतों में यहां एक संदिग्ध ड्रोन जो है वो बरामद हुआ है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। सुरक्षा बल लगातार यहां पर कमर कसे हुए हैं। जम्मू में आतंक के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। एलएटी जेएम के आतंकी संगठनों के जो ओजीडब्ल्यूज हैं उन्हें कहीं ना कहीं आप देखिए धर दबोचा गया है। कश्मीर में आतंकी हमलों का पैटर्न किस तरह से बदल रहा है, हाइब्रिड मिलिटेंट्स लगातार किस तरह से काम कर रहे हैं, इस पर भी मंथन जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कठुआ की बात करें तो आतंकी मॉड्यूल पर नकेल पूरी तरह से कसी गई है। 17 ठिकानों पर अभी तक छापेमारी हुई है। 10 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर लगातार यहां पर गाज जो है वो गिर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपने देखा कि जम्मू संभाग के अंदर ज्यादातर आतंकी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है और आगे भी इस तरह से जारी रहेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश मल्होत्रा हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रजनी सेठी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत। शेख ओवैस प्रवक्ता एनसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। तो चारों गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल लगातार आप देखिए आतंक पर जिस तरह से एक बड़ा प्रहार यहां पर हुआ है, ये देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखना जरूरी है कि कब कब आतंकी हमलों की वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो दहला है। आप देखिए यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम 1 अक्टूबर 2001 की बात करें तो श्रीनगर में ही विधानसभा में यहां आप देखिए किस तरह से फिदायन हमला हुआ था। 4 फिदायनी यहां पर ढेर हुए थे और 11 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो शहीद भी हुए थे। लेकिन इस बीच में लगातार अगर हम 2001 से सीधा यहां पर 2024 पर आते हैं, क्योंकि एक एक करके डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। अभी 2024 चल रहा है। देखिए 2 जनवरी 2004 को जिस तरह से बड़ी घटना होती है, लेकिन इस बीच में लगातार रियासी के अंदर भी घटना, और उसके साथ साथ ये बड़ा आरोप लगा कि क्या 2014 से पहले आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई या फिर ज्यादातर बढ़ोतरी आई, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए सियासत इस पर लगातार हो रही थी। रियासी से डोडा तक पिछले 6 महीने में यहां पर आपने देखा कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को किस तरह से निशाना बनाने की कोशिश की। 16 जुलाई को यहां डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और आपने देखा कि सैन्यकर्मी किस तरह से वहां शहीद हो गए। 8 जुलाई की बात करें तो कठुआ जिले में ही आतंकवादी हमले में 5 सैन्यकर्मी शहीद हुए थे, 5 लोग यहां पर घायल भी हुए। 7 जुलाई को राजौरी जिले में सुरक्षा चौकी पर ही आतंकवादियों ने हमला किया, सैन्यकर्मी को घायल किया। जून 2024 की बात करें तो 26 जून को डोडा जिले में गोलाबारी में यहां आपने देखा 3 विदेशी आतंकवादी मारे गए। 12 जून को डोडा जिले की अगर बात करें तो आतंकवादी हमले में सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। अब 11 और 12 जून को यहां देखें तो कठुआ जिले में मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकवादी मारे गए थे, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ और एक जवान की मौत हो गई थी। उसके साथ मई और अप्रैल 2024 में यहां पुंछ में आतंकवादी हमला होता है, वायुसेना के कर्मी की मौत होती है, घायल भी हुए। लेकिन उसके साथ 28 अप्रैल 22 अप्रैल को भी आपने देखा कि किस तरह से बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया और अभी तक आपने देखा था कि किस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। तो फिलहाल सामने ले आइए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पैनल में, क्योंकि इस वक्त चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह की रणनीति यहां पर काम जो है वो किया गया है। सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। कठुआ में आज ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। रंजीव मेहता ने हमारे साथ ज्वाइन किया। रंजीव, ताजा अपडेट कीजिएगा, फिर उसके बाद पैनल की ओर चलेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है आतंकवाद के खिलाफ। देखिए आशा, मैं बताऊं कि ये जो आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ जो छापेमारी है, कल
कठुआ जिले की मैं बात करूं तो कल 17 जगहों पे छापेमारी जो जिला पुलिस ने की है सीआरपीएफ के साथ मिलकर, और 10 OGW जो इन आतंकी जो छिपे हुए हैं, जो इन्होंने इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था, उनके मददगार जो उनको रसद पहुंचाते थे, जहां अन्य सामान वगैरह उनको मुहैया करवाते थे, उनको मदद मुहैया करवाते थे, खाना वगैरह, और उनसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। लेकिन फिलहाल कठुआ की पुलिस की बात करूं तो उन्होंने इनके नाम और इनकी पहचान जो है वो साझा नहीं की है। लेकिन उसके बाद लगातार शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, क्योंकि जितनी भी आतंकी जो घटनाएं हुई, चाहे सैदा की हो, चाहे बिलावर के इलाके की हो, चाहे पतनोता मल्हार की हो, तो वहां पर जो एफआईआर लगी है उसके मुतालिक जो कार्रवाई चल रही है, उसी के चलते यहाँ पर ये कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से पहले दिन से ही सरकार की तरफ से कहा गया था, जो उस समय की जहाँ केंद्र की सरकार है, जहाँ एलजी की तरफ से, कि जो आतंकियों के मददगार है उनके ऊपर जो है जो शिकंजा जो है वो कसा जाएगा, उनको अंजाम तक पहुंचाए, क्योंकि बिना मदद के आतंकी अपनी घटनाओं को नहीं दे सकते। ठीक आशा, है। यहाँ पे बताऊं तो उसी के चलते आज बीती रात की घटना की बात करूं तो कठुआ जिले का जितना भी सीमावर्ती इलाका है वहां पर एक संदिग्ध ड्रोन जो आज सुबह 10 बजे मिला और पूरी रात चला, जिसके चलते समुदाय रंजीव, वहीं के से लोगों के सवाल घरों उठते में। हैं ना कि अगर ड्रोन वहां पर देखा गया है, ड्रॉप किया गया है, तो फिर रिसीवर कौन है? ओजीडब्ल्यूज की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आरोप ये लग रहे थे कि जब आतंकियों ने यहां पर घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई, सिम कार्ड्स दिए गए थे, वाईफाई का कनेक्शन उन्हें प्रोवाइड कराया जा रहा था, खाने पीने की सामग्री वहां पर जा रही थी, और पूरी जानकारी यहां सुरक्षा बलों तक, पुलिस तक नहीं पहुंचाई गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना वहां पर घटी और लगातार अब ओजीडब्ल्यूज पर कार्रवाई हो रही है। रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बड़ी अपडेट यहां पर रंजीव की तरफ से सामने रखी जा रही थी। लगातार देखिए, रंजीव बता रहे हैं कि ग्राउंड पर पुलिस उतर रही है, अब यहां पर छापेमारी का सिलसिला शुरू किया गया। इससे पहले आपने देखा कि कई संपत्तियों को कुर्क भी किया गया, लेकिन उस बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही थी, सवाल जरूर उठ रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें यहां पर कि मई और में भी किस तरह से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, ये बड़ा सवाल जरूर बन रहा था, क्योंकि राजौरी, उधमपुर जिला, पुंछ को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिला डोडा को, और इसके साथ साथ आपने देखा कि कठुआ के अंदर भी किस तरह से सैन्यकर्मी यहां पर शहीद हुए। तो एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पुलिस की जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, 56 ठिकानों पर अभी तक यहां पर छापेमारी हो गई है, क्योंकि 26 नवंबर 2024 की डिटेल आपके सामने रख रहे हैं, जहां के मददगारों पर एक बड़ा एक्शन किया गया है और आतंकी हमलों में लोकल लेवल पर किस तरह से हेल्प की जा रही है। ये साफ ड्रोन आप देख रहे हैं जो आज यहां पर बरामद किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर ड्रोन यहां पर बरामद हुआ है तो इसका रिसीवर कौन है और किस तरह से मदद यहां पर पहुंचाई जा रही है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ गए, सामने ले आइए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और उनके साथ रजनी सेठी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। और शेख ओवैस हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं देवनाथ जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से एक बड़ा प्रहार, और ये माना जा रहा है कि इस बार का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए देवनाथ जी। नहीं, आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आप ही से शुरुआत करना जरूरी है कि आखिर जो पैटर्न बदला गया है उस पर किस तरह की रणनीति बनाने की अब जरूरत पड़नी चाहिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। रजनी जी, सवाल यहां पर यह उठता है कि होम डिपार्टमेंट आपके पास है, कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, एक एक करके ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अभी भी आप देखिए ड्रोन जो है वो बरामद हो रहे हैं, जिस तरह से ओजीडब्ल्यूज लगातार पकड़े तो जा रहे हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। अनम्यूट कर लीजिए रजनी जी। ओवैस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या?
ये एक बार सभी गेस्ट का ऑडियो चेक कर लीजिए प्लीज, क्योंकि कोई परेशानी जरूर उन्हें आ रही है। क्योंकि पुलिस अधिकारी की तरफ से भी आप देखिए जिस तरह से खुलासा किया गया कि रियासी, राजौरी, पुंछ और गांधरबल समेत यहां पर जो टेरर अटैक में जम्मू कश्मीर में रह रहे कश्मीरियों और आतंकवादियों की मदद की गई थी। यहाँ कहीं ना कहीं गाज जो है वो गिर गई है। कश्मीरियों ने आतंकवादियों की जो मदद की, इस पर लगातार आप देखिए ये काम किया जा रहा है। इस रिव्यू के बाद बड़े स्तर पर आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए इनके लोकल सपोर्टर्स के खिलाफ अभियान ये चलाया गया है। ये पुलिस अधिकारियों की तरफ से खुलासा किया गया है। गौर कर सुन लीजिएगा, जो आने वाले कई दिन यहाँ पर अभी और चलेगा। और पुलिस और आर्मी के पास कई सारे OGWs की लिस्ट आ गई है, जिन पर अब यहाँ आप देखिए आतंकवादियों की मदद करने का शक है के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल यहां पर पुलिस जिस तरह से अपनी बात को रख रही है, वो कह रही है कि आने वाले दिनों में सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि यहां पर पुंछ जिले में, राजौरी जिले में जिस तरह से कार्रवाई हुई, राजौरी जिले में 9, पुंछ जिले में 12, उधमपुर में 25, रियासी में यहां 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई और 56 ठिकाने ये कुल मिलाकर बताए जा रहे हैं। लेकिन आज भी जिला कठुआ के अंदर लगातार यहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। इसके अलावा गोला बारूद है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, दस्तावेज है, कैश है, अन्य सामान जो है वो बरामद किया गया है कि किन किन चीजों को हथियार बनाकर यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश की जा रही थी। और अब यह अभियान लगातार आप देखिए किस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस बीच में 2014 के बाद कितना यहां पर आतंकवाद का ग्राफ घटा और आतंकवाद के आंकड़े यहां पर किस तरह से कहते थे, ये बड़ी बात है। क्योंकि लगातार सवाल ये जरूर उठ रहे थे कि क्या यूपीए बनाम मोदी सरकार में यहां घटनाएं जो है वो ज्यादा हुई हैं या कम। इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी था। तो मैं बताते चलूं कि ठीक है, शेख ओवैस हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। शेख ओवैस जी, आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं, अच्छी बात है अगर कार्रवाई हो रही है, बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जिस चीज पे बीजेपी ने जो पूरे देश में पूरे वो डोल बजाए थे कि 370 की वजह से यहाँ पे मिलिटेंसी है और हम इसको सब खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। अब रियलिटी आपके सामने भी है, देश के सामने भी है। 370 एक कॉन्स्टिट्यूशन है, 370 और जो आतंकवाद है उसका आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। जहां तक बात रही जो हमारे देश के जो सोल्जर्स है, चाहे पुलिस है, वो बेचारे तब से, आज से नहीं, वो तो अब तो मुझे भी देखते देखते 35 साल हो गए। वो तब से लड़े जा रहे हैं, कभी शहीद हो रहे हैं। मतलब कोई सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा इस चीज को लेके। बट एक टाइम था, एक दौर था, वो भी बीजेपी का ही दौर था, वाजपेयी जी का टाइम, जब हकीकत में बात आई थी जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की नेबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, दोस्तों को कर सकते हैं। एक हिकमत अमली चाहिए कि कि हमारे सोल्जर्स की जो जाने जा रही है वो ना जाए, जो भी ये चीज हो रही है ये रुके। तो बट मुझे लगता है कि एक हिकमत का काम होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ इस चीज पे सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि अभी 370 भी जो इन्होंने जोड़ दिया था आतंकवाद को लेके, ये भी अब ओवरडेट हो चुका है इसका। अब ये देश के सामने ये बात आ चुकी है, 370 और आतंकवाद का कोई मिलाप नहीं है। ठीक है रजनी जी, सवाल उठाया गया है कि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता था कि 370 की वजह से आतंकवाद ज्यादातर बढ़ गया जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अब तो वो भी चला गया। फिर इस तरह से घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? रजनी जी, आवाज आ रही है क्या? जो एनसी के प्रवक्ता, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। बोलिए। आपको हमारी आवाज आवाज आ रही है? आशा जी बोलिए रजनी जी। जी आशा जी, मैं एनसी के प्रवक्ता को ये जवाब दे दूं कि 370 का 35A का खत्म होना कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की जनता में एक अलगाववाद की भावना थी उसको खत्म करना था। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद को भारत का हिस्सा समझे और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले।
ये बात कर रहे हैं कि 370 का आतंकवाद के साथ क्या कोई लेना देना, मगर जब एक भावना अलगाववाद की दिमाग में आ जाती है तो वो एक आतंकवाद का रूप ले लेती है। ये एनसी के प्रवक्ता को समझने की जरूरत है। ये भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान लगातार इंटरफेयर कर रहा है जम्मू कश्मीर की स्थितियों को लेकर, जम्मू कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए अलग अलग सिस्टम से टारगेट कर रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज रहा है। मैंने लगातार अपनी बातों में यही कहा है कि केंद्र सरकार सीरियस है जम्मू कश्मीर को लेकर, और यहाँ पर जो लोकल सपोर्ट इनको मिल रही है, चाहे वो लोकल सपोर्ट हमारे यहाँ की जनता की हो या लोकल सपोर्ट यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की हो। आप लोगों ने देखा किस तरीके से एनसी के मैनिफेस्टो में इनको सपोर्ट किया गया, इस तरीके से इनकी मंशा क्लियर हो जाती है कि ये आतंकवाद के लिए सीरियस नहीं है। एनसी सबसे पहले रेजोल्यूशन वो वाला लाया अपने असेंबली में कि 370 को वापस किया जाए, मगर कहीं ना कहीं अगर वो रेजोल्यूशन ऐसा लाते कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन में जिन लोगों का सहयोग था, जिन लोगों ने उनका मर्डर किया, जिन लोगों ने वहां आतंक फैलाया, उनके खिलाफ कोई कमेटी बिठाते तो मैं मानती कि एनसी सिंसियर है अपने वादों को लेकर। मैं मानती कि एनसी आतंकवाद को प्रहार करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि एनसी सीरियस नहीं है आतंकवाद को लेकर। एनसी कहीं ना कहीं खुद सपोर्ट कर रही है इन लोगों को जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमन शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। संगीन आरोप वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सपोर्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं पहले बहन से कहना चाहता हूं कि आपका क्या कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर फिर देश का टूटन था ही नहीं 2019 तक, क्योंकि इन्होंने कहा कि कश्मीरी तो कभी था ही नहीं फिर देश के साथ, मतलब 2019 तक हम देशवासी थे ही नहीं। मतलब अब हमको आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत चाहिए। हमें पता है एज नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे 10,000 वर्कर देश के झंडे के लिए मारे गए। आप हमें सबक सिखा रहे हैं। आप याद कीजिए 96 जब डर लगता था लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने देश का झंडा ऊंचा रख के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। देखिए ये अलगारवाद, ये पाकिस्तान, ये चीज आप बंद कीजिए। आप हमें बताइए आपने प्रॉमिस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 370 हमारे देश ने हमको दिया था, आपने वो मोहरा बना के पूरे देश में देशवासियों को बोला कि 370 की वजह से मिलिटेंसी है। जिस जम्मू क्षेत्र में आज तक एक कंकर नहीं चलता था, आज वहां पे इतना आतंकवाद बढ़ चुका है कि एनर्जी कमांडोज आने पड़े। ठीक है ओवैसी जी। और ये देश में ये कार्ड खेलना बंद कीजिए कि देशवासी बस आप हैं, बीजेपी के बगैर जो है वो देशद्रोही है। चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या जितनी भी पार्टीज है देश में, वो जी देशद्रोही है। हम जी देश इस तरह की स्टेटमेंट्स कितनी जाहिर है, कितनी इन स्टेटमेंट से आप अपनी सहमति देते हैं? आपको नहीं लगता कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, जो बार बार हम कहते भी हैं और इस बात को दोहराया भी जाता है, क्योंकि आतंक का जो पैटर्न इस बार बदला है वो सवाल ज्यादा तरीके से बन गया, और अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह से लड़ती हैं तो फिर आपको नहीं लगता है कि आतंकियों के हौसले बुलंद होते हैं? दिनेश जी। नहीं, हमने ओवैसी जी एक सेकेंड, आप इनके अल्फाज सुनिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो जवाब दे रहे हैं, फिर मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। पहले क्या जम्मू कश्मीर ठीक है ओवैसी जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से सबको नमस्कार। जैसे आपने कहा, ये हम आपके कार्यक्रम में पहले भी ये कहते रहे हैं कि जो टेररिज्म है इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इसकी फाइट करनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप बोलिए दिनेश जी। तो मेरा कहने का ये है कि सभी को मिलके इसको फाइट करना। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, इसमें कोई शक नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर पॉलिटिकल किलिंग की बात करें तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को कश्मीर में मारा गया। बीजेपी का भी अपना रोल है टेररिज्म को कंट्रोल करने में। अगर विलेज डिफेंस कमेटी की बात करें तो ये बीजेपी का कंट्रीब्यूशन है कि बीडीसी बनी पूरे जम्मू प्रोविंस में। इसलिए अब पॉलिटिकल पार्टीज को, अब सरकार बन गई है, चुनाव हो गए, अब चुनाव ना इतनी जल्दी जम्मू कश्मीर में होने हैं, तो ना ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू है। तो मुझे लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नई पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी सबको मिलके खासतौर पे टेररिज्म को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमने इसको कैसे उठाने की जरूरत है। देवनाथ जी, किस तरह की इस बार स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है कि जड़ से खत्म से किया जाए?
आशा जी, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को तभी जड़ से खत्म कर पाएंगे जबकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ चढ़कर आके सुरक्षा बलों के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। अभी वहाँ इलेक्शन हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीद किया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी की जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है, उसके कार्यकर्ता आकर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेंगे। सबसे बड़ी मदद दो तरह से हो सकती है। एक तो है कि वो कोई भी सरकार विरोधी बयानबाजी अगर ना करें तो, और दूसरी मदद ये हो सकती है कि सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जहां सेक्रेटरीट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर सुरक्षा बलों की थोड़ी तारीफ की जाए। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा बल जो हैं वहां पे बहुत ही एहतियात से काम कर रहे हैं। उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए किसी भी सिविलियन की या निर्दोष नागरिक को तंग नहीं करना है। तो ये एक पॉलिटिकल मामले से ज्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात है। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी है इस पर जवाब आप सुरक्षा बलों को, क्योंकि आप ही की सरकार है, इस वक्त फुल मेजोरिटी में आप हैं। तो देवनाथ जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को चाहिए कि इनिशिएटिव लिया जाए, कि मनोबल को बढ़ाया जाए सुरक्षा बलों की। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम देखिए, मुझे इस बात को लेके पॉलिटिक्स नहीं करनी है। जो भी अभी आपको पता है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर ही है। अभी हम यूटी में है। अभी जब स्टेट वापस आएगी फिर आप हमसे सवाल कीजिए कि कैसे कंट्रोल होना है, क्योंकि एलजी शासन चल रहा है यहाँ पे, वो तो अभी किसी की सुन नहीं रहे हैं। यहाँ तो अभी बिजनेस रूल्स नहीं आए। हमारे चीफ मिनिस्टर जो बने हैं, जिनको एक थंब मेजॉरिटी से लोगों ने जिताया, इन्होंने तो उसका सम्मान नहीं रखा है अभी तक। तो हमें पता ही नहीं है कि प्रॉमिस किया गया था ऐवान से, पार्लियामेंट से। आप लोगों के अंदर जो ये प्यार के बदले जो ये आप गुस्सा डाल रहे हैं, अगर आपने ऐवान से प्रॉमिस किया, पार्लियामेंट के ऐवान से, कि जो ही इलेक्शन हो जाएंगे हम जी स्टेटहुड देंगे, अभी स्टेटहुड का कोई अता पता नहीं। बिजनेस रूल्स जो आने थे कि चीफ मिनिस्टर के लिए, वो बिजनेस रूल्स का अता पता नहीं। और आपके पास सारा लॉ एंड ऑर्डर पड़ा है। जो भी आपको मन करता है एलजी शासन में करने का, आप लोग वो कर लेते हो। अब आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की हेल्प वो आज से नहीं, वो हमने हमेशा से दी है। हम जहां पे बात रहे पीस की, 370 को लेकर उन्होंने मुद्दा उठा लिया, बिजनेस रूल्स को लेकर वो बात कर रहे हैं। जी, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। मैं पहले दिनेश भाई के जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि सरकार की, सभी कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स ना करके इसके ऊपर सिंसियरिटी से काम करने की जरूरत है। आशा जी, मैंने यही बात शुरू में की कि अगर सिंसियरिटी दिखती सरकार बनने से पहले, उनके कागजों पत्रों में वो सिंसियरिटी दिखनी चाहिए थी। जो मैंने बात की आपके सामने कि इन्होंने जल्दबाजी की रेजोल्यूशन लाने की, मगर इन्होंने जल्दबाजी इस चीज की नहीं की कि जो आतंकी सम्मिलित थे, जिन आतंकियों ने यहाँ पर तबाही का मंजर बनाया था, तो उसके लिए कोई कमेटी बनाते तो रेजोल्यूशन और आतंकवाद का आपस में क्या मिलाप है? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज स्टॉप दिस दूसरी बात इन्होंने की कि यहाँ के लोकल की सपोर्ट है। आशा जी, अगर हमारी यहाँ सरकार ऐसा कोई कमेटी बनाती है, ऐसा कोई डिसीजन लेती है कि यहाँ की लोकल अगर सपोर्ट करेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एक एक करके प्लीज, इस तरह से नहीं। 70 की और स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। मुझे एक बार बताइए आशा जी, इनको स्टेटहुड से क्या लेना देना? अगर इन्होंने कोई कार्रवाई ओवैसी वो कह रहे हैं कि आपको आतंकियों के खिलाफ यहाँ पर रेजोल्यूशन लाने की जरूरत थी, आतंकी गतिविधियों के खिलाफ क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर आपको काम करने की जरूरत थी। एक एक करके जवाब दीजिए। ये कहीं ना कहीं नाकाम हो चुके हैं अपने कारनामों को करने में। मैनिफेस्टो में आप लोगों ने जो पॉइंट दिए थे, मैं वेट कर रही हूँ 200 बिजली यूनिट का, मैं वेट कर रही हूँ आपके सिलेंडर्स का। दिनेश जी, लिसन टू मी हमने एक महीने में 4 मैं मैनिफेस्टो डिसाइड कर लेंगे, हम उस पर डिस्कस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। रजनी जी प्लीज कम टू द पॉइंट। मैं आज मैनिफेस्टो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं आज सिर्फ आतंकवाद पर बात कर रही हूँ जो कार्रवाई हो रही है। दिनेश जी, ये दिनेश जी को सामने ले आइए। दिनेश जी, जिस तरह से राजनीति करने की कोशिश हो रही है, क्या ये जायज है? क्योंकि सीधा सवाल रखा गया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रेजोल्यूशन लाना था तो आतंकवाद के खिलाफ लाती, इसमें गलत बात क्या है?
नहीं, इसमें देखिए रजनी जी ठीक कह रही है, सर नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन की अपनी आतंकवाद पॉलिटिकल के खिलाफ कंपल्शन है। आ रही हूँ मैं I ओवैस don't जी आपके understand पास, that. आप अपनी बात रखिएगा, नहीं, 1 बट सेकंड ये का समय आप दीजिए। आप देखिए आप जो जनता के सामने सवाल डाल रहे हैं, आप सोच समझ के डालिए। नहीं, आप उस पर अपना काउंटर कीजिए ना प्लीज। आतंकवाद के मैं लिए सवाल नहीं डाल रही हूँ, आतंकवाद के लिए मैं रेजोल्यूशन सवाल लाते, नहीं, क्या सवाल आपके रेजोल्यूशन लिए लाएंगे दागा गया आतंकवाद है, के लिए? उस पर ना जवाब ले हमारे रही हूँ लिए, एक्सपर्ट ना का। हमारे पास पावर। आपको इलेक्शन जवाब हमने देना लड़े, है, आपको अपने इलेक्शन हमने समय पर जीते। जवाब देना है। ना 1 हमारे सेकंड पास ओवैस जी, business rules मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। ड्यूटी दिनेश में। जी इस पर जवाब दीजिएगा। इलेक्शन वो जीत कह रही है के कि भी रेजोल्यूशन अगर लाना था तो इस पर ये लाते। हमसे डरे हुए हैं। ठीक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आशा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिकल कंपल्शन है। उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो, अब उन्होंने 370 की बात तो नहीं की रेजोल्यूशन में, उन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात की है। एक बड़े क्लेवरली उन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन लाया कि इसमें 370 को मेंशन भी ना किया गया। पर जैसे आपने कहा कि टेररिज्म की बात है, तो टेररिज्म की अगर बात करनी है तो सरकार को, मुझे लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके एक कंबाइंड रेजोल्यूशन लाना चाहिए जम्मू कश्मीर असेंबली में कि जो जो हुआ है 90s से लेकर अब तक, चाहे कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन हुई है, चाहे नॉन कश्मीरी पंडित को भी मारा गया, जितने भी टेरर इंसिडेंट हुए हैं उसको पहले कंडेम करना चाहिए नई सरकार को मिलजुल के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। इसमें किसी भी पार्टी का कोई भी रोल नहीं है, ताकि एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर की असेंबली टेररिज्म को कंडेम करती है। ये सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। चलिए ओवैस बाकी जी, सबसे टेररिज्म को पहले तो आप डील इस पर करना है। जवाब दीजिए, फिर रजनी जी मैं आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि सवाल आप पर भी ये उठता है कि आपको भी अगर जिस तरह से मैंडेट दिया गया है जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से, एक बड़ी पार्टी बनकर आप भी आए हैं, वोट शेयर के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आप आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटों के हिसाब से बड़ी पार्टी है। ओवैस जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं अपनी बहन से कहना चाहता हूं कि 10 साल से यही लोग पावर में थे, 10 साल से यही राग गा रहे थे कि टेररिज्म बस खत्म हो रहा है। अब जी 70 नंबर पहुंच गया, अब जी 100 टेररिस्ट बच गए। हम भी खुश थे कि चलो जी इनको आया करना, हमें नहीं आया करना। हम तो यहाँ बैठ के कि हमें सब स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है कि ग्राउंड की हकीकत क्या है, बट अब इनको हमसे ज्यादा पता चल रही है। इन्होंने जी टेररिज्म खत्म कर दिया, हम वेलकम किया हमने। अब ये आज जब ये 10 साल पावर में रह के भी अभी भी एलजी इन्हीं का, आप इनसे सवाल पूछिए कि ये टर्म आखिर ये खत्म कैसे होना है, जहां पे रहेगा हमारा कंट्रीब्यूशन। हम हमेशा देश के हित में है, आगे आगे रहेंगे। हमें बताइए करना क्या है। चलिए रजनी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम आगे आगे रहेंगे, बताइए करना क्या है, किस तरह से करना है। अब पहला स्टेप आप ही उठा लीजिए। देखिए आशा जी, केंद्र सरकार लगातार यहाँ पर अपने स्टेप्स उठा रही है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कैसे उनके जो अंडरग्राउंड वर्कर्स है उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाए, वो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। आपने बात की कि हमारे 28 से 29 एमएलए जीत कर आए, हमारा रोल क्या? रोल यही है कि हम लगातार इस सरकार को हिलाते रहें, इस सरकार को जताते रहें कि इनका जो है, इनका समाज के लिए क्या योगदान है। लेकिन असेंबली के अंदर अभी भी आपने अभी तक कोई बात नहीं उठाई है क्या? आपके किसी विधानसभा की मेंबर की तरफ से कोई बात उठाई गई? आतंकवाद के खिलाफ कोई बात हुई? आशा जी, इन्होंने हमारे विधायकों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, उनको कोई बात रखने नहीं दी गई। 370 के ऊपर इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया, ये असेंबली चलना ही नहीं देना चाहते थे। मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर ये ऐसा रेजोल्यूशन लाते कि आतंक के खिलाफ जिन आतंकी जो इसमें मिले हुए थे उनके लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी, इंसाफ मिलेगा कश्मीरी पंडितों को, या लोकल टेररिस्ट को जो सपोर्ट करते हैं, या लोकल टेररिस्ट जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि 87 का समय भी देखा है, 89 का समय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देखा है, 96 का भी देखा, 2002 का भी देखा। तो बेहतर तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर समझती है सिचुएशन को, 90 का दौर भी देखा, तो फिर अब इन हालातों को सुधारने के लिए काम करने की जरूरत थी। अगर दूसरी पार्टियां नहीं स्टेप फॉरवर्ड कर रही हैं, आप ही कर लेते। मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। वही तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन जीत, थंबिंग मेजॉरिटी में भी अभी तक ये इन्होंने बिजनेस रूल्स नहीं दिए है चीफ मिनिस्टर को। इन्होंने इस डेमोक्रेसी का मजाक बना के रख दिया है। न हमारे पास पावर है लॉ एंड ऑर्डर के, ना इन्होंने प्रॉमिस किया स्टे दिया, तो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे, ठीक है ओवैस जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
देवनाथ जी, मैं आप ही के पास सीधा आऊंगी क्योंकि आधे प्रोग्राम में बात हो रही है, सियासत भी चल रही है, उस बीच में किस तरह से कार्रवाइयों को करने की जरूरत है, पावर्स हैं या नहीं, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर हम पैटर्न की बात करते हैं देवनाथ जी, जिस तरह से पैटर्न्स को बदला गया, पहले गोरेला रणनीति के तौर पर काम होता था, फिर उसके बाद हाइब्रिड मिलिटेंसी को लेकर काम हो रहा है, अब यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप लगातार एक्टिव हो रहे हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं, रणनीति को बदला गया है। जी हाँ, जेएनके में हमेशा जब भी बर्फ पड़ती है, खासतौर से पीर पंजाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ पड़ जाती है, तो टेररिस्ट जो हैं उनको थोड़ा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मिल जाता है। उनके जो कंट्रोलर्स हैं, जो पीओके में बैठे हुए हैं, आईएसआई के जो कंट्रोलर्स हैं, उनकी ब्रीफिंग ऐसी होती है कि हिट रन करें, जिसका मतलब है कि आप सुरक्षा बलों से एंगेज मत कार्रवाई करेंगे और आप भाग किसी जाएंगे। गांव में जाइए जहां की दीजिए जवाब। तो ये आतंकवादियों की रणनीति, जब बर्फ गिर जाती है तो उनको फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन मिल जाती है उनके अकाउंट से, जो कि पीओके में बैठे हुए हैं, आईएसआई में बैठे हुए हैं, कि आप सुरक्षा बलों के साथ आमने सामने की लड़ाई में मत ज्यादा एंगेज होइए, दूर दराज के गांव में, छोटे कस्बे में जाइए, एकाध निहत्थे सिविलियन को चोट पहुंचाइए और गायब हो जाइए। उनका एम ये होता है कि लगातार खलबली पैदा करते रहें। इसी के तहत वहां पर विंटर के मौसम में आप देखेंगे आतंकवादियों की जो कार्रवाई है वो घाटी से शिफ्ट होकर पीर पंजाल के पश्चिम में या दक्षिण की तरफ आ जाती है, जम्मू, कठुआ, इस तरह से। अब सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा बलों को इस बार बहुत हिदायत दी गई है कि जो अपनी ऑपरेशंस करेंगे अभी दिसंबर और जनवरी के मौसम में, तो उसमें गांव वालों को परेशानी ना हो जाए, क्योंकि हम शायद भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एक मौका दिया जाए कि वो अपनी तरफ से सामने आके आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मदद करें। जिस तरह से तो मैं यहाँ सुरक्षा पर बलों देख रही को हूँ, किसी हैवी हथियार का कुछ डिटेल जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर देवनाथ जी, टीआरएफ का जो अस्तित्व है वो तो धारा 370 जाने के बाद वजूद में आया है, तो सवाल वहां से भी खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से ऑनलाइन एक्टिविटी के बाद संगठन कई दूसरे गुटों के साथ मिला हुआ दिखा, फिर उसके बाद जैश ए मोहम्मद का ये प्रॉक्सी माना गया और कई बार जिम्मेदारी भी ली गई टीआरएफ की तरफ से। जी हाँ, देखिए, जैश ए मोहम्मद जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये मालूम है कि ज्यादातर वो अगर फ्रंट में आएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सरकार को भी भारत की सरकार ने दबाव में डाला है कि इन आतंकवादी गुटों को, जिनका की फंडिंग आईएसआई करता है, स्पॉन्सर करता है, ट्रेनिंग करता है, उनके ऊपर काबू में लाया जाए। तो चाहे एलएटी हो, जेईएम हो, इनके ऊपर थोड़ा सा नकेल तो नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की सरकार ने इनको जरा पृष्ठभूमि में डालने के लिए टीआरएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन कर लिया गया है। ये दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। टीआरएफ के जो आतंकवादी हैं, इनको भी हथियार, इंस्पिरेशन, ट्रेनिंग, फंडिंग सब अक्रॉस द बॉर्डर आ रहा है। तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अब जब वहां पर डेमोक्रेसी के स्टेप्स लिए गए हैं, आस्ते आस्ते वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ग्राम पंचायत लेवल पे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या चलिए बीजेपी के जो हैं, ग्राम पंचायत में इनकी अच्छी पकड़ है। इनको पता होता है कि बाहर से कौन लोग आए हुए हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कि गांव के लोग जब पहचानते नहीं है, खासतौर से जैसे लेकिन उसके लिए देवनाथ जी, आपको नहीं लगता है कि पुलिस के साथ तालमेल होना जरूरी है लोगों का, कि अगर किसी एरिया का एसएचओ है, उसे पता ही नहीं है कि एरिया के अंदर बाहर से कौन आकर किसके घर के अंदर रह रहा है, तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं? ये जानकारों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत करना चाहिए, मजबूत किया जा रहा है।
लेकिन एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स की जा रही है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी की आरआर बटालियन, जेएनके पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। अब वहां पे इन एडिशन एनएसजी के जो स्पेशलिस्ट हैं, कमांडोज हैं, उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। इसमें लिमिटेशन मैं बता देता हूं। मैं सिक्योरिटी आप फोर्सेस सबके जो पास आ रही हैं हूँ, वो एक जब सेकंड का अपनी समय दीजिएगा क्योंकि बढ़ाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। हाँ देवनाथ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस जब अपना प्रेजेंस बढ़ाती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, गश्ती करती हैं, तो हम नहीं चाहते कि जो वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बाईपास करके गांव में जाके छापा मारा जाए या गांव में जाकर सर्च एंड कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे वो छोटे कस्बे के लेवल पर हो, छोटे शहर में हो या गांव में हो, वो जनता के चुने गए प्रतिनिधि की है। सुरक्षा बल से वो उनको मदद कर सकते हैं। तो सुरक्षा बल कभी भी एक्सेसिव फायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे आदेश हैं। सुरक्षा बल कभी भी जी, जिस तरह से हाइब्रिड मिलिटेंट की बात हो रही है कि हाँ ठीक है, अपनी घटना को अंजाम दे दिया, उसके बाद मेन स्ट्रीम में चले गए, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, उसी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। किसी भी आतंकवादी संगठन का, गुरिल्ला मूवमेंट का दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, सिर्फ कश्मीर में नहीं, पूरे दुनिया में ये चलन है कि वो रहते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। हम एक मोटा मोटी टर्म इस्तेमाल करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, अभी नक्सल गतिविधियां हो रही हैं, इसके पहले पंजाब में भी, या दुनिया में कहीं पर भी, गुरिल्ला मूवमेंट से लेकर दक्षिण लैटिन अमेरिकन कंट्रीज तक देख लीजिए, सब जगह पे जो आतंकवादियों के जो समर्थक हैं वो समाज में ही रहते हैं। ठीक है, तो इनको वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जिम्मेदारी उन नुमाइंदों की बनती है जो चुनकर सामने आते हैं, कि वो इसमें इनिशिएट करें कि कार्रवाई को किस तरह से अंजाम देना है। अब तो जिम्मेदारी आपके सर पर आ जाती है। जी हाँ, किसी भी आ रही हूँ देवनाथ जी, एक सेकंड जी, देखिए जवाब दीजिएगा। मैं आपका कहना काफी सही है। लाइक ठीक है देवनाथ जी, वापस लौट नॉट जस्ट अस, हर एक का फर्ज बनता है, एक फर्द का फर्ज बनता है, चाहे जम्मू साइड हो, कश्मीर साइड हो, उनको अपना पार्टिसिपेट करना। इसमें खाली पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वर्कर को लेके हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसकी ड्यूटी ये है कि अब उसको टेररिस्ट देखना है, कहाँ क्या है। वो भी अपने घर में रात को जब भी ये एक्टिविटीज होते होंगे, वो तो अपने घर पे रात को सो रहा होगा, तो उसको कहाँ पता चलेगी कि बाहर से चल क्या रहा है। बट जहां तक रही बात, आप जिस हेल्प की बात कर रहे हो, जिस चीजों की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर उस चीज में आगे आएगा। पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है, पीस चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आतंकवाद बढ़े। हम चाहते हैं कि काफी जिस टाइम पे वाजपेयी जी का टाइम था, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, वैसा दिमाग अगर देश में लोगों के अंदर आ जाए, हमारे जो वहां पे बड़े बैठे हैं उनमें वो आ जाए, मुझे लगता है उससे काफी फर्क पड़ा था। ये मेरा एक अपना पर्सनल सोच है कि उस चीज ने काफी अच्छा रिजल्ट भी दिखाया था। ये देखो 40 साल से हमारे देश के सोल्जर्स जाने गंवा रहे हैं। हाँ। हम फिर उन्हीं पे ताना कस रहे हैं कि अरे अब ये मिलिटेंसी आई कहां से। ये एक लंबा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए। रजनी जी क्या कर रही थी फिर? सुरक्षा बल, वो बेचारे, वो सोल्जर जो हमारे हैं, वो क्या कर रहे थे? वो बेचारे 40 साल से अपने जाने निछावर कर रहे हैं देश में। तो आप उन पे तनकीद ना करें, आप बताइए कि इसमें एक हल, क्योंकि कभी आप बीजेपी से सुन रहा था मैं, कभी ये पाकिस्तान पे बम बरसाना चाहते हैं, हम बोलते हैं रोका किसने। हम यही सुनते सुनते अब 30 बरस हो गए। आप कोई कंक्रीट सोल्यूशन, अगर सामने से गोली आएगी तो फिर वापस उसको क्या देना चाहिए? मेहरबानी करके कश्मीरियों को इससे निजात दिलाइए। एक सेकंड ओवैसी, सामने से अगर गोली आती है तो फिर क्या देना चाहिए वापसी में? अगर मैं एग्जांपल आपको दूंगा, अगर गोली आती है तो फिर क्या देना है रिवर्ट में? वापस काटते काटते काफी मुझे नहीं लगता है वो अच्छी बात है। जो वाजपेयी जी का जो दौर था, जो मतलब आगे से नमस्ते कर दीजिएगा, जो बात की थी, मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा था। नहीं ओवैसी, तो ये मेरी अपनी एक सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। सोच है, सामने से अगर गोली आती है तो फिर उसका जवाब कैसे दीजिएगा? उन्होंने बात कही
कश्मीरियत, इंसानियत की, ओवैस जी, जमहूरियत की, जब उन्होंने उस ठीक टाइम है, पे वो पीस सुन रही हूँ मैं टॉक्स सारी किए, बात तो हम आपकी, भी चाहते हैं कि लेकिन हमको बख्शो, हम बातचीत चाहते किसके हैं कि साथ हम करनी है? पीसफुल रहे, पाकिस्तान हम के अंदर प्रोग्रेस आज करें, हालात क्या हम हैं? देश के जिनके देश घर की के अंदर तरक्की में खाने हाथ के लाले बटाइए। पड़े हुए हैं, और वो कश्मीरी को दूसरों के प्लीज घरों के आप ये अंदर घुसकर इस तरह से टैग ना अगर कीजिए वारदातों को पाकिस्तानी, अंजाम देते हैं, तो फिर या उनके साथ हम किस तरह का देशवासी अंजाम नहीं होना है, चाहिए? वो प्लीज हमें टैग नहीं ना ओवैस कीजिए। जी, आपने मेरी बात का जी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर सामने से गोली आती है तो फिर उसका जवाब किस तरह से दीजिएगा? मैडम, आप जो बीजेपी की जो लैंग्वेज है, आप बम बरसाइए, आप कुछ भी ये कीजिए। अब बीजेपी हम की लैंग्वेज हो गई। लिटरली, आई एम यूथ ऑफ कश्मीर, नहीं ओवैस जी, ये बीजेपी की लैंग्वेज हो गई। अब फिनिश इट। अगर देश के लिए आप बोलिए तो वो बीजेपी की लैंग्वेज हो गई। पॉलिटिशियंस नहीं है, मैं हम कट टू थक कट चुके हैं। सवाल का जवाब आपसे 35 मांग रही हूँ 40 ओवैस जी। 35-40 देवनाथ बरस जी, दिनेश जी बस मेरी आवाज आप सुन मीडिया रहे हैं में क्या? आके इस पे अपना शो करोगे और नहीं, आप ओवैस जी निकल इस तरह जाओगे। से नहीं। हमें हमें बाकी सब हमें बातें एक ठीक पर थी, मिनट किसी सॉल्यूशन बात पे आपको दीजिए। काटा नहीं होम गया है मिनिस्ट्री ओवैस अभी जी। बीजेपी के पास है। लेकिन अगर होम सामने से मिनिस्ट्री, गोली आती है तो फिर लॉ एंड उसका ऑर्डर जवाब किस बीजेपी तरह के से पास देना है। चाहिए? 10 साल से और वो सबसे पावर बड़ी में बात है। यहाँ पर ये हमको होती एक है permanent कि solution जिनके दीजिए। अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते, और अगर मारते हैं तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। दिनेश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? क्योंकि देश सबसे ऊपर है, राष्ट्र सर्वोपरि है। देवनाथ जी, सामने से अगर गोली तो आती है हमने तो कब क्या कहा बातचीत के देश साथ ऊपर नहीं है? निपटाएंगे? मैं तो नहीं, देश अभी के सुन बगैर लेंगे ना, बात ही आपने नहीं कर जवाब रहा नहीं हूं। दिया है ओवैस जी। आप देवनाथ हमारे जी टैक्स जवाब दे पेयर्स देंगे। का पैसा वेस्ट करा रहे हो। मेरे को लगता है कि आप देवनाथ जी के सारा पैसा पास जो बेहतर टैक्स पेयर्स जवाब का होगा। देश में ये हमारे साथ वो है क्या यहाँ पे देवनाथ जी? वो खर्च कर आशा रहे जी, हो आप। सबसे बड़ी बात है कोई देवनाथ सॉल्यूशन जी ही जवाब नहीं दे है दीजिएगा आपके इस पास पर। पिछले 40 साल से। ठीक है ओवैस जी। आशा जी, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बल जो हैं अब वहां पर बहुत ही ह्यूमन एंगल से काम कर रहे हैं। ये मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि सुरक्षा बलों के जो ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और जवान हैं, उनको बहुत क्लियर ब्रीफिंग दी गई है कि किसी भी हालत में, भले ही एक आतंकवादी निकल जाए, लेकिन किसी भी हालत में किसी बाईस्टैंडर्स की या आसपास के गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो एक मानवीय आधार पर सुरक्षा बल वहां काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सुरक्षा बलों को जो बढ़ावा मिलना है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए सपोर्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आकर जासूसी करें, लेकिन अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगता है कि वहां पर कोई ऐसा अवांछनीय या अनवांटेड एलिमेंट है जो कि शायद आतंकवादियों की मदद कर रहा है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि देवनाथ एज जी, ए सिटीजन बार बार दलील ये रखी जाती है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत किससे होनी चाहिए? आईएसआई से, पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई आर्मी से? क्योंकि हालात आप बेहतर तरीके से समझते हैं। कल क्या हालात है वहां पर, बुशरा बीबी की तरफ से किस तरह से धरने प्रदर्शन को हवा दी गई, और इस वक्त के हालात क्या है पाकिस्तान के अंदर? जिनके घर के अंदर खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं वो दूसरों से क्या बात करेंगे? और इस तरह की दलील अगर सामने रखी जाती है तो फिर उसे किस तरह से देखा जाए? देवनाथ जी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है फिलहाल अपने अंदरूनी गृह युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन इनको फ्रीडम ऑपरेशन है। जो आतंकवादी हैं इनके पास इस तरह के हुक्म दिए गए हैं कि जब भी अगर आपको कोई कंट्रोल ना करे तो आप अपने लेवल पर ऑपरेट कीजिए। इसे कहते हैं फ्री टू फायर। यानी जो आतंकवादी हैं उनको मालूम है कि उनको थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक सब, देखिए आतंकवादियों के पास हथियार तो हमेशा ही रहते हैं, थोड़ा बहुत गोला बारूद असला भी रहता है। सिर्फ उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए छुपने की एक जगह। ऊंची ऊंची घाटियों में बहुत ठंड है तो कई बार तो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वही उनको अपने जो पशुओं के, मवेशियों के रखने की जगह है वहां पर छुपा देते हैं। एनआईए ने जो सिग्नल इंटेलिजेंस के द्वारा इनपुट दी है उसके द्वारा बहुत क्लियर एक पैटर्न एमर्ज हो रहा है कि आतंकवादी जब मूव करते हैं तो वो लोकल मोबाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से दिए हुए सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी भी ट्रैकिंग की जा रही है सिग्नल इंटेलिजेंस के द्वारा। लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि जब तक सिग्नल इंटेलिजेंस मिलने के बाद हमारी जो फौजी टुकड़ियां हैं वहां तक मौका पे पहुंचती हैं,
उनको जी। देखिए 7, 8, 10, रजनी 12 जी। किलोमीटर बाई रोड जाना पड़ता है ठीक और है देवनाथ जी। फिर गाड़ी से उतर कर फाइनल 3-4 किलोमीटर जमीन के रास्ते से जाना पड़ता है। ये पूरी कार्रवाई में 2 घंटे लोकल 4 स्पोर्ट घंटे पर अब लग सवाल जाते उठ हैं। रहा है। तब ठीक तक है, आतंकवादी होम वहां से डिपार्टमेंट निकल आपके जाते हैं। पास है रजनी जी। सवाल ओवैस की तरफ से भी यही उठाया गया था कि अभी तक बिजनेस शेड्यूल नहीं रेडी हो पाया है, तो फिर काम कैसे सरकार करेगी? आप तो सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, किस तरह से होना चाहिए काम, लेकिन कैसे करेंगे? होम डिपार्टमेंट तो आपके पास है। आशा जी, होम डिपार्टमेंट बिल्कुल हमारे पास है। होम डिपार्टमेंट के तहत जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए वो लगातार हो रही है। अभी मेरे भाई राजनीतिक विश्लेषक जो है, रक्षा विशेषज्ञ जो है, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं कि किस तरीके से एनएसजी कमांडोज यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। आर्मी अपना काम कर रही है, जेकेपी अपना काम कर रही है, होम मिनिस्ट्री के अंडर जो जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहे हैं। अब आप बिजनेस शेड्यूल को, बिजनेस असेंबली में किस तरीके से किसके पास क्या पावर्स है, उन पावर्स को इनके साथ ना जोड़े तो ज्यादा सही रहेगा। आतंक का क्या रोल है, जम्मू कश्मीर में आतंक कितने साल से पनप मतलब रहा है, क्यों नहीं सही इन रहेगा? सरकारों आप ने क्या कहना जब चाहते ये हो? सरकार में आए हैं, असेंबली बनाई आप है, कह रहे हो इसके कि तहत एक इन्होंने थम्पिंग लोगों से क्या मेजॉरिटी वादे किए जिसको हैं। दी इन्होंने ये भी कहा और है कि ये लोगों ने बिजनेस को छोड़ेंगे, उनको तो साइडलाइन इनको ये भी करके क्लियर आप करना रखो पड़ेगा। कहीं और ना कहीं फिर ये जो सवाल भी हम पे ही सपोर्ट कर रहे हैं आप युवाओं को, लोग करो। आपने टीआरएफ की बात की, और युवाओं में एक जोश है कि हमारे पीछे सरकार बैठी है, अगर हम कोई भी एक्टिविटी मैडम करेंगे ये सरकार हमें छुड़वा देगी। मैडम ये जो जिस आप समझ रहे जम्मू हैं में कि कंकर mindset नहीं इन लोगों चल ने रहा है, जो वहां पैदा पे किया है, आज एनएसजी और कमांडोज एनसी के प्रवक्ता सामने बैठे हैं, की उनके क्या एक जरूरत एक प्रवक्ता पड़ी? खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आप ये नहीं समझ ये रहे कि यहाँ के मेहरबानी लोगों को करके शहीद आप किया जा बॉम्बे रहा है। इलेक्शन भी इनके जीत सरकार गए, में आपको लोग मुबारक हो। कितनी आप बंद ट्राई कर कीजिए रहे हैं, जम्मू आपके कश्मीर अपने को देश कश्मीर में के लोग भेजना। वीडियोस बनाकर आपके आप हमें अगेंस्ट आ रहे एक हैं। पॉजिटिव तो आपको सोल्यूशन, अपनी हेल्दी समीक्षा करने सोल्यूशन की जरूरत दीजिए। है। ये मत हमारे कहिए कि सोल्जर्स वाजपेयी जी की के टाइम जान इंसानियत, जमहूरियत, जानू पे रजनी मत जी सुन खेलिए। लीजिए, ओवैस मोदी कुछ जी कह भी वो रहे हैं, सब सुन कर रहे लीजिए। हैं 2014 वो कह रहे हैं कि जम्मू मगर कश्मीर को आपकी बेचना मानसिकता, बंद कीजिए, आपकी मंशा एक सॉलिड लोगों के सोल्यूशन काम दीजिए। करने की नहीं है। रजनी जी, हमारे सोल्जर्स के लाशों पे सियासत करना जी, आशा बंद जी। कीजिए, एक परमानेंट सोल्यूशन दीजिए। आज आपने इस दौर में पहुंचाया कि जम्मू में कंकर नहीं चलता था, वहां पे आज आपको एनएसजी कमांडोज की क्या जरूरत पड़ी? लाशों पर सियासत करना एनसी को आता है। 89, 90 से पंडितों की लाशों पर सियासत अगर किसी ने की तो एनसी ने की। आज अगर उन्होंने सरकार बनाई है तो 370 के ऊपर बनाई है। लोगों के सेंटिमेंट्स को मैंने कहा वो पंडित बरादरी को भी पता है, निकालने वाले भी आप ही थे, सियासत करने वाले भी आप ही लोग हो। वो पंडित बरादरी को पूरा पता है। आई हैव लॉट ऑफ पंडित फ्रेंड्स, दे नो द रियलिटी कि आप कितना झूठ बोलते हैं। आप मुझे एक चीज गिनाइए, आपने 10 साल में पंडित बरादरी के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप जरा मुझे बताइए। पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे तो हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। मुझे बताइए, 10 साल से आपका यहाँ पे राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा था, आपने पंडित बरादरी के लिए क्या अच्छा किया? आपने कितने पंडित को वापस लाया इधर जम्मू कश्मीर के अंदर? जो आप पंडित पे सियासत कर रहे हो ना, मुझे जरा बताइए। हम आपके साथ थे ना, सरकार आपकी है ना, अब आप अपनी सरकार की कारकर्दगी बताइए ना। मैडम 2014 से लेकर 2023 तक 10 साल में आपने कितने पंडित वापस लाए? दीजिए जवाब रजनी जी। आप 10 जवाब सालों ही से नहीं तो दे आप रहे। सरकार में थे, वोट डाले हैं। एलजी प्रशासन यहाँ पर चल रहा था। इससे कि कितने पंडित बरादरी को इन्होंने वापस लाया? टारगेट किलिंग इनकी वजह से रिएक्टिवेट हुई, बोला जी 370 टीआरएफ ग्रुप इनकी वजह से एक्टिवेट। जिस जम्मू में कंकर नहीं चलता था, वापस इनकी वजह से वो एक्टिवेट हो गए। आप बताइए ना, आतंक के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? पंडितों ने मतलब एक दूसरे पर ठीकरा ही फोड़ेंगे सिर्फ इसी तरह से। देवनाथ जी, दिनेश जी हैं क्या? दिनेश जी आवाज आ रही है? मैं आपको सुन सकता हूँ। दिनेश जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी मुझे दिनेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अब एक दूसरे पर जिस तरह से ठीकरा फोड़ने की बात हो रही है, यूपीए बनाम मोदी सरकार की अगर हम बात करें, 2004 से 14 के बीच में आतंकवाद के कारण यूपीए सरकार में आपने देखा 2829 नागरिकों की और सुरक्षा कर्मियों की जाने गई। अब 2014 के बाद 21 जुलाई 2024 तक 67% की कमी आई, ये डाटा बता रहा है। लेकिन बार बार आरोप ये लग रहे हैं कि ज्यादातर मामले जो है वो बढ़ गए, राजनीति पूरी तरह से इस पर हो रही है। देखिए आशा जी, कार्यक्रम के आरंभ में भी मैंने ये कहा था कि इसका पॉलिटिसाइजेशन ऑफ टेररिज्म अब खत्म होना चाहिए। ये इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 सालों में जब से
इसको आपको 370 के साथ जोड़ो चाहे ना जोड़ो, अपनी अपनी पॉलिटिकल परसेप्शन है, कोई भी कैसे कोई परसेप्शन बनाता है, कैसा नैरेटिव पैडल करता है, लेकिन ये सच है कि 5-7 सालों में टेररिज्म काफी हद तक कंट्रोल हुआ। ये ठीक है कि कश्मीर से उन्होंने शिफ्ट कर ले, जम्मू प्रोविंस में कुछ इंसिडेंट हो, लेकिन टेररिज्म पे मतलब काफी हद तक चेक हुआ है। कश्मीर घाटी में जो एजिटेशनल टेररिज्म था वो कंट्रोल हुआ है। तो अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, तो एक तरफ यहाँ यूटी का एलजी का शासन है, दूसरी तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर दोनों कन्फ्रंट्रेशन लेने की जगह कोऑपरेशन से काम करें, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल के काम करें, केंद्र सरकार भी साथ में इन्वॉल्व हो, तो टेररिज्म को परमानेंटली यहाँ से वाइप आउट किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की सहमति बनना जरूरी है, बार बार सवाल यही उठ रहा था। वही मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये लोग अभी आपस में मिलके काम नहीं कर रहे हैं, उसको एक दूसरे पे अपना ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया है, अब एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, तो मिलजुल के काम करना चाहिए और इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। देवनाथ जी, ठीक है, एक एक कमेंट पहले मैं दोनों से लूंगी। ओवैस जी, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, दिनेश जी कह रहे हैं, जो करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं जिस पर पॉलिटिक्स की जा सकती है। नहीं, मैं तो आपको पहले ही शो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि इसमें पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत है नहीं। बट ये जो कह रहे हैं कि देखिए देश के प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र जी मोदी जी है, राइट? सो वो किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी से आते हैं। वो पूरे सेंटर में उनसे ऑर्डर्स आने चाहिए थे कि आप जी स्टेटहुड भी दे दो, आप जी बैठिए बताइए कि ये जो मिलिटेंसी का दौर नया से उभर रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एलजी शासन लगा के रखा है इन्होंने, मगर रजनी जी जवाब दीजिए और उसमें एक सवाल मेरा ऐड कीजिएगा। ठीक है ओवैस जी, एक सवाल ओवैस के साथ मेरा ऐड कीजिएगा। बिजनेस रूल्स लाने की जो बात हो रही है, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि स्टेटहुड अब मिलने से रहा। जवाब दीजिए दोनों सवालों का। अच्छा जी, पहले मैं एनसी के प्रवक्ता के बात का जवाब दूंगी। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को चाहिए यहाँ पर समय का अभाव है रजनी जी, स्टेटहुड दे दें। एलजी सरकार काम कर रही है, बिल्कुल एलजी सरकार। जी जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। जी आशा जी, मैं वही बोल रही हूँ कि जो ओवैसी जी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये फिर से बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इनकी गलती है। इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, सॉफ्ट कॉर्नर इन्होंने मिलिटेंसी के लिए दिखाया है, पाकिस्तान के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं। इनको पहले ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है। जब ये अपनी मानसिकता को चेंज करेंगे तो वहां के लोकल्स भी अपनी मानसिकता को बदलेंगे। इनको ऐसे आह्वान करना चाहिए वहां की जनता के साथ। वो कह रहे हैं जो आपने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया उसकी वजह से ये घटना यहाँ पर हो रही है। मैंने कहा देश में कोई और स्टेट जिनके पास स्पेशल स्टेटस था वो स्पेशल स्टेटस डिमांड करेगी। इसमें गलत बात क्या है? हम थोड़ी पाकिस्तान से मांग रहे हैं, चाइना से मांग रहे हैं, हम तो देश ने ही दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था स्पेशल स्टेटस। हम जैसे ही जानकार तो कह रहे हैं कि आपको बिजनेस रूल आ गया है। हमने जी लोगों के अंदर जब वोट मांगे हमने क्लियर बोला कि हम स्पेशल स्टेटस पे लड़ेंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो इसमें गलत देखिए ये बहुत जरूरी है कि सारी मिलजुल कर काम करें। शायद ये तो सही बात है कि वहाँ जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो एलजी के नीचे है, लेकिन एलजी साहब के ऑफिस में सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक नुमाइंदा है। एलजी साहब के ऑफिस में वहां पर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके नुमाइंदे वहां पर हैं और सिक्योरिटी के लिए वो जो भी योगदान दे सकते हैं उनको एलजी साहब के ऑफिस में बैठकर चर्चा के दौरान दिल खोलकर अपनी बात सामने रखनी चाहिए। क्या बात सुनाना चाहते हैं देश के लोगों को? देश के लोगों को यह बताइए कि जो थंपिंग मेजोरिटी में जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बना है उसको अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजनेस रूल्स नहीं दिए हैं, सरकार चलाने के रूल्स नहीं अभी तक लागू किए, उन्होंने दिए नहीं है। सवाल यही बना हुआ है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वाइंड अप करना आप बोल रहे हो किससे बात करें? वहां बिजनेस रूल्स को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक तो पावर्स ही डिसाइड नहीं हुई है, तो काम कैसे करेंगे? किससे बात करें? टॉक which makes sense. ठीक है ओवैस जी, जल्दी से जवाब दीजिए रजनी जी। We should talk to who? Without powers to who? चलिए दीजिए जवाब, किससे बात करनी है? जम्मू कश्मीर की उसके तहत केंद्र डिसीजन लेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी जुड़ने के लिए। ओवैस जी आपका भी धन्यवाद, देवनाथ जी आपका भी, और दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल आतंकवाद पर प्रहार जिस तरह से लगातार जारी किया गया है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों को दूर रखकर, राजनीति से परे हटकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करने की जरूरत है। मिल बैठकर टेबल टॉक होने की जरूरत है कि असेंबली के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर से जड़ से आतंकवाद को किस तरह से खत्म किया जाए। इसके लिए स्ट्रैटेजीज तैयार करने की भी जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।